हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एच में आपका स्वागत है। तो हम यूपीपीसीएस जो मेंस लिख रहे हैं उन बच्चों को भी चेक कर रहे हैं। तो अश्विन ने आज बहुत सारे आंसर लिखे हैं, तो इनका देखते हैं कैसे कितना अच्छा लिखा है इन्होंने। न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का सिंपल सा डिमांड है कि आप जैसे इसमें इंट्रोडक्शन में ये दिखा सकते हो भाई न्यायिक सक्रियता क्या है। ठीक है, इसके 3 दोषों को आपको वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं कि ओनली 3 पॉइंट लिख के चले गए ना, आपको बताना, उसे लॉजिकल रीजन बताना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से रखना। जब सरकार या इसके अंग द्वारा अपने कर्तव्य के पालन करने में विफल व नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कानून के शासन व न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई जाती है। ठीक है, पर ये नॉर्मल है, थोड़ा इसको और लक्ष्मीकांत से पढ़िए, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, थोड़ा अच्छा डेफिनेशन मिलेगा। ठीक है, पर मेरा मानते ओवर रीच होता है ये। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती है। न्यायिक सक्रियता के दोष, अब देखो ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आपको ऐसे लिखना है, साफ सिंपल सा बोला 3 दोष बताना है, तो आप ऐसे करके आराम से अलग से बनाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम है इसका अलग से कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे आपको अलग ऐसे लिखने से कोई नंबर नहीं मिलेगा। डायरेक्ट है कि अपना डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ये लिखने की। ठीक है, मनमानी निर्णय लेने की संभावना, शक्ति प्रकरण सिद्धांत का राज, जवाबदेही विशेषज्ञता का अभाव। ठीक है, छोड़ो। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का ह्रास। ठीक है, भारतीय संविधान की संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, जिसमें नियंत्रण और संतुलन बना रहा। पॉलिटी के थोड़ा आंसरों में चीज़ हमेशा याद रखना, एक तो केस लॉज होते हैं, मतलब आप केस ज़रूर लिखो, मतलब जहाँ पे वैसा रिकमेंड किया गया है कि भाई इसमें पावर ऑफ सेपरेशन का उल्लंघन होता है। आर्टिकल ज़रूर मेंशन कीजिए आप, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा ये चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे आर्टिकल 50 में दिया है कि सेपरेशन की बात की गई है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किंतु न्यायिक सक्रियता से नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप 2G स्पेक्ट्रम मामला कोयला बोला काउंटर में अपनी सीमाओं को लांघते हुए देखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपने लिखे हैं, पर आर्टिकल जरूर मेंशन कीजिए, केस लॉज आप मेंशन कर सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो। जवाबदेही विशेषज्ञता का अभाव, न्यायपालिका सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं। तकनीकी व विशेषज्ञता नीतियों में कमी, उदाहरण नदी जोड़ो परियोजना निर्णय में। ठीक है, मनमानी निर्णय लेने की संभावना, संविधान के मूल ढांचे के नाम पर कभी कभी विधायक का इनकार कर दिया जाता है। ठीक है, न्याय सुनिश्चित करने व विधायक कार्यपालिका की जड़ता द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरने में न्यायिक सक्रियता शक्तिशाली उपकरण है। पृथक्करण के सिद्धांत का सम्मान और न्यायिक सक्रियता का आत्मसंयम द्वारा इसे और भी सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, 2-3 चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना, आर्टिकल मेंशन करो, केस मेंशन करो, अगर ऐसा कुछ है एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल के समाधान के अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, परंतु थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। समय भारतीय प्राचीन संस्कृति दर्शन के साथ होते हैं, न्यायिक त्रुटियों के कारण किसी के मानवीय प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करता है। समाधान विराम, परिविलंबन, समा लघुकरण, परिहार होता है। ठीक है, पर आपको तो सिंपल सा है कि उन किस प्रकार डिफरेंस जब भी आप बताना रहे तो याद रखना, टेबल फॉर्मेट में आंसर लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने वो लिखा है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत है, ये अनुच्छेद 161 के तहत है। कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई सज़ा को माफ़ है, इसे समझे में सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत अच्छा है। मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ ये नहीं कर सकती, अभी तो कम कर सकते हैं। ठीक है, संघ समिति सूची के अपराधों का विस्तार, केवल राज्य सूची के अपराधों का विस्तार, बहुत अच्छा है। उदाहरण के लिए राजीव गांधी हत्यारों के मामले में तमिलनाडु ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया, जिसका विरोध केंद्र सरकार ने कहा राज्यपाल केंद्र से परामर्श बिना उनकी सज़ा को छूट पर एकल निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, न्याय की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए इन शक्तियों की दया बजाय न्याय के साधन के रूप में नियोजित किया जाना चाहिए और संवैधानिक अधिकारों को न्याय समाज और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैंने यही थे डिमांड कि इस प्रकार भिन्न है, आपने दिखाया एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक अनुप्रयोग है। और इतना ही क्वेश्चन, आगे कुछ नहीं लिखा है इसमें। हाउ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, कोई नहीं मानता, चलो इसको डिफाइन करने का बोला होगा, या आप जो भी उसका एप्लीकेशन बताओ। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी नागरिकों का अधिक उत्तरदायित्व थोड़ा नहीं है, ऐसा तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा। चलो कोई नहीं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नागरिकों को अधिक उत्तरदायित्व, अनुक्रियाशीलता और संवेदनशीलता से सेवा वितरण में सरकार की सहायता करती है तथा यह प्रशासन और जनता की दूरी को भी कम किया है। ठीक है, इनके एप्लीकेशन बताने हैं आप। ठीक है, सरकारी सेवाओं में कैसे है ICT का उपयोग। ठीक है, देखते हैं। महत्व, दक्षता, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, पारदर्शिता। ठीक है, ICT करने पर ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन सेवा वितरण। ठीक है, सूचना की जानकारी,
ठीक है। कर भुगतान रेलवे रिजर्वेशन, थोड़ा एग्जाम्पल भी लिख दो, ठीक है। सेवाओं पंजीकरण के प्रमाण पत्र भी प्राप्ति, उदाहरण उमंग ऐप, डिजिटल इंडिया, सार्वजनिक जागरूकता व संचार, ठीक है। डेटा प्रबंधन और विश्लेषण आदि में लक्ष्य सेवा प्रदान। शासन क्रिया में चुनौतियाँ क्या है, ठीक है। डिजिटल विभाजन है, ग्रामीण, शहरी, अमीर, गरीब, वंचित वर्गों में। डेटा सुरक्षा का मुद्दा है, पर्यटन का विरोध है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने निस्संदेह शासन के स्वरूप को बदल आधुनिक डिजिटल प्रेमी आबादी की जरूरतों के साथ और अधिक संरक्षित कर दिया, पारदर्शी सुलभ सेवा वितरण में सहायता की। एकदम सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक क्रिटिसाइज करना है आपको, तो इसमें पॉजिटिव भी थोड़ा कुछ बताओगे, नेगेटिव ज़्यादा बताओगे, ठीक है। मान लो जब उनकी शक्ति बढ़ जाती है तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सब एक सी बात है, फिर वो वन मैन आर्मी हो जाता है, डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, वो सारी चीज़ें रहती है। अन्य संस्थाओं पर इससे कैसे प्रभाव पड़ता है, प्रभाव याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव पड़ेगा, तो मोस्टली सब एक सी बात है, पॉजिटिव भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा, ज़्यादा नेगेटिव सेंस में ही रहेगा। भारतीय सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें सरकार और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसमें राष्ट्र की रक्षा, सामाजिक आर्थिक नीति निर्धारण आदि प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। प्रधानमंत्री बढ़ती शक्ति भूमिका, सत्ता केंद्रीकरण, पीएमओ में सत्ता केंद्रीकरण, इंदिरा गांधी काल में, वर्तमान नरेंद्र मोदी काल में। ट्राई करो कि इस तरीके से मत लिखो, ज़्यादा ये लिखो कि जब एक व्यक्ति ज़्यादा प्रभावशाली होता है तो वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, मतलब उसी के आधार पर वोट लड़े जाते हैं, सरकारें उसी के नाम पे बन रही है, तो वहाँ पे ऐसा देखा जाता है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये नाम ना लिखकर आप ये चीज़ करो। आपने न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया है, इंदिरा गांधी का नाम भी लिख दिया, नरेंद्र मोदी का नाम भी लिख दिया, पर ठीक थोड़ा बचाओ, ठीक है। नीति निर्माण में अति भूमिका का होना, ठीक है। पारंपरिक प्रोटोकॉल को दरकिनार करना, त्वरित कार्रवाई, बिना मंत्रिपरिषद के राय के पीएमओ सीधे ले रहा है, जैसे आप इसमें ले सकते हो, जो नोटबंदी है उन्होंने किया था ऐसे। मंत्री और नौकरशाह को दरकिनार किया जाता है। शक्तिवर्धन योगदान देने वाले कारक कौन से, पूर्ण बहुमत की प्राप्ति, मीडिया प्रौद्योगिकी द्वारा जनता सीधे पहुँच, पत्र की भूमिका बड़ी है, दृढ़ प्रभावशाली व्यक्तित्व, करिश्मा, लोकप्रियता कारण है। क्या ऐसा है, पूछा है उसने। बढ़ती शक्ति और भूमिका का आलोचनात्मक है, बढ़ा देने वाले कारक जैसे पूछा नहीं है। अन्य संस्थाओं पर प्रभाव, मंत्रालय स्वायत्ता में कमी, पीएमओ में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय विशेष सेल का निर्माण, ठीक है। संघवाद को स्वाभाविक शरण, केंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया राज्य सरकार दरकिनार कर सकती है। न्यायपालिका और विधायिका, इनके संतुलन की संवैधानिक व्यवस्था का शरण, उदाहरण के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाना। संसद में सरकार की उचित निंदा न हो पाना, जिससे लोकतंत्र के विकास में बाधा उत्पन्न होना। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का खतरा, आप यहाँ पे ले सकते हैं ईडी का ऐसे एग्जाम्पल करके। गौरतलब है कि शक्ति का संकेंद्रण शासन प्रणाली में जटिलता व शक्ति संतुलन में बाधक होता है। यदि भी सक्रिय व निर्णायक प्रधानमंत्री निर्णय में भी विकास प्रक्रिया तीव्रता से ला सकता है, इसमें न्यायिक समीक्षा व संतुलन से भूमिका को उचित निष्पादन रूप से दिया जा सकता है। थोड़ा बहुत सी चीज़ लिखे तो डेमोक्रेसी में मतलब ही यही होता है कि नहीं तो फिर वो सब एक सी बात है, राजशाही हो जाएगी। भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है, आपको ये बताना पहले, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें बता देनी है। क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ बताओगे। दूसरी डिमांड है, यदि है तो उसमें समाधान कैसे। तीसरा सॉल्यूशन वाला पार्ट भी है। 3 डिमांड देखते हैं आपने वो फुलफिल किया है नहीं किया। भारतीय शासन की संघीय व संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में व्यापक धार्मिक, भाषा विविधता, परंपरा, सांस्कृतिक सुरक्षा साथ भारत की एकता अखंडता के लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है। थोड़ा और इंट्रोडक्शन अच्छा कीजिए, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज की गड़बड़ी है। संघीय संरचना, विविध आवश्यकता व आकांक्षाओं का समायोजन, शक्तियों का विभाजन किया है। संविधान में 3 सूची है, संघ, राज्य, समन्वित सूची निर्माण 7वें सूची के तहत, ठीक है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्षेत्रीय चिंता में विषयों को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में भूमिका, विधेयक व संशोधन में भूमिका है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, आर्टिकल जरूर मेंशन करो, थोड़ा ये चीज़ ध्यान दीजिए। पॉलिटी में नहीं तो फिर नॉर्मल आंसर रहेगा, थोड़ा आर्टिकल मेंशन कीजिए, हल्का हल्का आर्टिकल मेंशन करोगे उतना अच्छा रहेगा। नए राज्य निर्माण, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत राज्य निर्माण संसद द्वारा साधारण बहुमत, जिसमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति तथा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड आदि का निर्माण, ठीक है। संघीय ढांचे में चुनौतियाँ क्या है, वित्तीय असमानताएं हैं, निधियों के आवंटन में योगदान और प्राप्ति का विवाद, जीएसटी निर्माण में भी विवाद हुआ था। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का मुद्दा है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, सम्मति सूची के विषय पर केंद्र की वरीयता, राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से राज्य सूची के विषय पर विधेयक बनाना की शक्ति। तो ये तो पॉजिटिव है उनके, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, पर वो भी एक चैलेंजेस क्रिएट करता है। अनुदान में विषमता है, ठीक है। चुनौतियों का समाधान कैसे हो सकता है, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद सहकारी संघवाद का स्वरूप, एकदम बहुत अच्छी बात है। वित्त आयोग 5 वर्ष में गठन, जो असमानता दूर करने में। इतना ही हस्तक्षेप, सक्रियता, संविधान सदस्य के रूप में एकदम बहुत अच्छा है। नीति आयोग की सहकारी भूमिका बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। एसआर मुंबई बाद 1992 में उच्चतम न्यायालय ने संघीय, अभी पूरा ही लिख दो, थोड़ा ध्यान दो। संघीय प्रणाली को मूलभूत ढांचा माना है, ऐसे में आवश्यकता है कि राष्ट्रीय नीतियाँ बनाते समय क्षेत्रीय चिंताओं को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए, एकदम सही बात है, अच्छा है।
विवादों के समाधान के लिए हाल ही के वर्षों में कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं और वे कितने प्रभावी सिद्ध हुए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इफेक्टिवनेस भी बताने हैं। ठीक है, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र न्यायालय व्यवस्था से अलग तंत्र, जो न्यायालय में मुकदमा दायर होने से पूर्व विवाद के कुशल व लागत प्रभावी समाधान किया जा रहा है। ठीक है, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र कौन से? ग्राम न्यायालय, ग्रामीण स्तर पर दीवानी फौजदारी मामले, विशेष कानून विशेषज्ञ द्वारा, ग्राम न्यायालय अधिकार 2008 द्वारा। हाल ही कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं? बस ठीक है, आप ये वैकल्पिक तंत्र बताता हूँ। मध्यस्थता, तृतीय पक्ष द्वारा समाधान, वार्ता, दोनों पक्ष आपसी सुलह वार्ता, न्यायिक तरीके से निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा, लोक अदालतें, गठन विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, शीर्ष सस्ता न्याय प्रदान, सुलह, ट्रिब्यूनल्स तो आपने लिखा ही नहीं, अधिकरण तो जरूर आएंगे, वो जरूर मेंशन कीजिए, अधिकरण नहीं लिखा आपने। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या था इनका? प्रभावशीलता तंत्र कितने प्रभावी सिद्ध हुए? पारंपरिक अदालती प्रक्रिया की तुलना में अधिक दक्ष में समयबद्ध, लागत में कमी है, लचीलापन, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत स्टॉक बनाए रखती है, लोगों को आसान पहुंच और न्यायिक व्यवस्था पर जनता को भरोसा बढ़ा। चुनौतियाँ, वैकल्पिक नियमन तंत्र के परीक्षण में जागरूकता की कमी है, नियामक मुद्दे, संगति वैधता की जनता पैदा होती है, अदालत निर्णय तो के निर्णय बाध्यकारी नहीं है, जिसे लागू करने में कठिनाई है, मध्यस्थता पक्षपातीकरण होना, इनकी गुणवत्ता प्रशिक्षण सही से नहीं हो पाता, वित्तीय रूप से कमजोर। ठीक है, अच्छा, वैकल्पिक विवाद नियमन तंत्र के निर्णय कुछ इस तक बाध्यकारी, वित्तीय रूप से सक्षम और गुणवत्ता प्रशिक्षण में वृद्धि कर इसकी सफलता में भूमिका अदा की जा सकती है। एकदम अच्छा है, वे फॉरवर्ड इसी तरीके से होना चाहिए। नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विवेचना कीजिए तो पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। विश्व बैंक के अनुसार गैर सरकारी संगठन एक लाभकारी, बहुत अच्छा, आपने इस टाइप का रेफरेंस जरूर दो, ये बहुत अच्छी बात है। लाभकारी संगठन है जो जिनका उद्देश्य पीड़ितों को राहत देना, गरीबों को सशक्त करना, पर्यावरण की रक्षा, बुनियादी सामाजिक सेवा को सुदृढ़ करता है। ठीक है, चाहो तो एग्जाम्पल कुछ एक आध एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जो एनजीओ है। ठीक है, एनजीओ की भूमिका, साहित्य में लेख लिखकर धरना प्रदर्शन कर नीतियों में परिवर्तन। ठीक है, एनजीओ नियोजन प्रयोग साक्ष्य आधारित योजना का हिस्सा होते हैं, नीति निर्माण में अपनी राय रखना, जनता के हितों का नेतृत्व करते हैं, पारदर्शिता जवाबदेहिता में भूमिका निर्वहन जैसी नीतियों का कार्य में निष्पादन बेहतर है। एनजीओ सरकार का ध्यान विभिन्न मुद्दों पर आकर्षित कर नीतिगत बदलाव, योगदान तथा समलैंगिकता का मुद्दा। एग्जाम्पल जरूर लिखिए, थोड़ा ये चीज़ हमेशा याद रखें ये बहुत ज़रूरी है, एड्रेस करोगे जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल लिखो जरूर। इसलिए आबादी के सशक्तिकरण कार्य जैसे कैलाश सत्यार्थी, बचन बता, बहुत अच्छा। सामाजिक परिवर्तन उत्थान हेतु सरकार दबाव डालते जैसे अन्ना हजारे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल जरूर लिखो। ठीक है, चुनौतियाँ, शिक्षा जागरूकता की कमी है, इसे रोजगार के रूप में देखना, इसकी राजनीतिकरण होना, वित्तीय पोषण की समस्या। क्या क्वेश्चन की डिमांड थी? विवेचना कीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ये भी देखो, कभी इसका राजनीतिकरण हो जाता है। ठीक है, अच्छा लिखा है। दूसरी बात इसमें ये कमियाँ रहती है कि ये कुछ विशेष वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि सामूहिक रूप से, तो वो भी थोड़ा एक वर्गगत असमानता भी हो जाती है, क्षेत्रगत असमानता भी हो जाती है। जैसे एमएसपी, भाई समझ में आता है कि उत्तर के राज्य ही मोस्टली फ़ायदा उठाते हैं, पंजीय ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गवर्नमेंट को अपने अकॉर्डिंग जो है नीतियाँ बनाने का दबाव डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट लिखो, बहुत अच्छा। ठीक है, कहते हैं गैर सरकारी संगठन सामान्य जनता की आवाज़ को मुख्यतः उठाते हैं तथा वे ट्रैक टू डिप्लोमेसी की तरह समस्या को निदान में मदद करते हैं। ठीक है, अच्छा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल है? थोड़ा ना इसमें एनजीओ में आप वो भी लिख सकते हो कि जैसे ग्राम पंचायत नहीं, क्या नाम बोलते हैं उनको, जहाँ पे मान लो कि ये महापंचायतें होती, खाप पंचायतों का उनका अच्छे से यूज करने के लिए भी बोल सकते हो, और दूसरे उनको नेगेटिव जो चीज़ें हो रही है उनको भी कम करने में तो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 पर कौन कौन से अधिकार शामिल है? भारतीय अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को वर्णित किया गया है। कानून के स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। एकदम सही बात है। परिधि में अधिकार कौन कौन से? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, क्या जस्ट आपने को यही पूछा है? हाँ, यही पूछा। इंटरनेट का अधिकार, अगर ज़्यादा अच्छा हो, अगर थोड़ा बहुत अगर आपके पास नॉलेज है तो ये कौन से केस से जोड़ा गया तो वो भी लिख सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर याद हो तो, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा थोड़ा एक आध भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। गरीबन जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ वायु स्वच्छता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार है, काम कारोबार के विरुद्ध कस्टोडियल डेथ के खिलाफ अधिकार है, स्वास्थ्य चिकित्सा पैरों में डंडा वेदी के विरुद्ध। अच्छा, ठीक है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर इसकी व्याख्या नागरिकों को अनुरूप करता था। सर्वोच्च न्यायालय से मौलिक अधिकारों को हृदय मानता है। ठीक है, थोड़ा बस यहाँ पे थोड़ा बहुत केस लिख सकते हो कब कब आया,
आपने वो लिखा ही नहीं लिया। आर्टिकल 221 के तहत जो फ्री एजुकेशन वाली बात आई है वो भी लिखिए, उसी के कारण आया है। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्य व संबंधों पर विचार कीजिए। उनके कार्य क्या होते हैं, उनके संबंध क्या होते हैं, उनका रिलेशन बताना आपको। भारत का संविधान को संघीय, संसदीय व द्विस्तरीय शासन प्रणाली को अपनाएं, जिसमें राज्य स्तर पर राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय प्रमुख होता है। कार्य अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल और मध्य प्रदेश के बीच संचार का प्रमुख चैनल है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन और कानून के संबंध में प्रस्तावित मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राज्यपाल को अवगत करवाए। एकदम सही बात है। राज्य लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सदन के सत्र आहूत आदि में राज्यपाल को सलाह देता है। एकदम सही बात है। मंत्रिपरिषद के ड्यूटी में सलाह होता है। अन्य संबंध अनुच्छेद 63 के तहत राज्यपाल को सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 166 के तहत मंत्रिपरिषद का निर्माण। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम पर वास्तविक अधिकार को मुख्यमंत्री धारण करता है। क्वेश्चन क्या था, कार्य और उनके संबंध कैसे होते हैं। ठीक है, विचार कीजिए। भारतीय संविधान के विवेकाधीन शक्ति के संबंधित अनुच्छेद 356 और 365 विवाद का कारण बने हुए हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में सहकार्य और पंचायत अनुशंसाओं पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा है, आपने यहाँ पे कमेटी रिकमेंडेशन भी जरूर डाला है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में वित्त आयोग की भूमिका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया। समालोचनात्मक तो वही पॉजिटिव नेगेटिव बताना है आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है तथा एक संवैधानिक संगठन है। ठीक है, अच्छा। वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है। वित्त आयोग नियम बिंदु से सिफारिश करता है केंद्रीय करों का राज्य के साथ बंटवारा, राज्य केंद्रीय अनुदान वितरण, पंचायत नगर पालिका संसाधन प्रति वित्तीय सुधार के उपाय, राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला, राजकोषीय संघवाद, केंद्र राज्य संबंध का मुख्य आधार है। इसकी सिफारिशें इसे सुदृढ़ करती है। कमियाँ आलोचना, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। स्वायत्तता स्वतंत्रता पर विवाद भी है। इसे केंद्रीय संघीय संगठन और डेटा सेंटर से नहीं जोड़ा गया है। स्वयं का स्वतंत्र कार्यालय मशीनरी आदि का न होना जीएसटी संबंधी मुआवजे पर विवाद का मुद्दा बना था। वित्त आयोग की शक्ति व सलाह बाध्यकारी न होने के बाद भी इसकी सिफारिश को संसद में रखा हुआ चर्चा की जाती है, जो राजकोषीय संघवाद और केंद्र राज्य संबंधों को सुधार करने में भूमिका निभाती है। वित्त आयोग की भूमिका का, ठीक है, भूमिका का समालोचना का परीक्षण कीजिए। थोड़ा ना इसमें थोड़ा सा यही तो चलो ठीक है, ये आपने किया, पर थोड़ा यहाँ पे आपने तो ये जो क्या काम करता है थोड़ा इसका रिलेवेंस बताना था आपको थोड़ा। ऐसा भाई की बात है, जब अच्छे से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो केंद्र और राज्यों में क्या होगा, आर्थिक समानता आएगी। ठीक है, दूसरी बात में जो टैक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने में, तो इस तरीके से थोड़ा मतलब उसका इम्पोर्टेंस बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ करता है ये। ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन भी देता है, तो थोड़ा उस तरीके से रिलेवेंसी के पर्पज़ से लिखोगे तो मेरा मानना है कि ज़्यादा अच्छा लिख पाओगे आप। चलो ठीक है, कोई नहीं। लोक अदालत ने भारतीय विधिक प्रणाली में परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई, स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सी बात है, क्लियर करना है इसे स्टेटमेंट को, कैसे निभाई उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ये ध्यान समझाइए, जैसे केमिस्ट्री का एक टर्म है कि रिएक्शन को स्पीड बढ़ाने का काम करता है। तो इसका मतलब जो भारत की जो जुडिशरी जो चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा भाई केस बहुत ज़्यादा पेंडिंग आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को कमी करने के लिए जो है ये लाया गया है लोक अदालत। और इससे क्या हुआ, फास्ट प्रोसेस बढ़ी है। तो बस वही आपको बताना। ठीक है, देखो, लोक अदालत से तात्पर्य जनता की अदालत से है। यह व्यवस्था भारतीय विधि प्रणाली में 1980 के दशक में है। इसके नायक पीएन भगवती थे। लोक अदालत एक तरह की औपचारिक न्यायालय है। त्वरित आर्थिक न्याय तथा लंबित मामलों को सामूहिक निपटान करती है। अब देखो, थोड़ा ये इतना ज़्यादा विशेषता ये बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हाँ ये आइए, ये मेन डिमांड है क्वेश्चन की। थोड़ा ये चीज़ ध्यान देना, इनसे नंबर नहीं मिलेंगे। आप ये लिख तो दोगे परंतु नंबर नहीं मिलेंगे, आपको टाइम जाएगा। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करता है। कम महंगा न्यायालय फीस नहीं है। न्यायालय जाने से पूर्व समस्या निदान। अनुच्छेद 39A की पूर्ति है। नालसा 1987 के द्वारा विधि दर्जा है। वैकल्पिक विवाद समाधान का उपकरण है। ठीक है, नालसा केंद्रीय राज्य में जिला स्तर पर लोक अदालत के लिए विधि का आधार प्रदान करता है। यह उन मामले को सुलझाता है जिसमें दोनों पक्ष निर्णय को मानने को में बाध्य होते हैं और न्यायालय को अपील नहीं कर सकते। और 2006 में 1.2 करोड़ लंबित मामलों को सुलझाया है। ठीक है, अब देखो मेन डिमांड ये थी, यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखने चाहिए था आपको। लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुधार कदम है। इसके दशक तक जागरूकता कार्यकारिणी व्यवस्था में सुधार कर इसकी सफलता सुनिश्चित करनी चाहिए। एकदम अच्छी बात लिखी है आपने।
स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चुनौतियों की विवेचना कीजिए। चुनौतियाँ, अब देखो ध्यान से समझना, आप जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी चुनौतियाँ जो है उनको बताना, आपको विवेचना करना है। इसके प्रभावकारी में लाभकारी बनाने के साधन क्या है, फिर आपको इसका सॉल्यूशन भी बताना है। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह जिसमें 10 से 20 लोग समान सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि वाले स्वेच्छा में नियमित रूप से मिलते हैं तथा छोटी बचत साझा ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में 7 लाख से अधिक SHG हम संचालित है। इतना कोई ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दे भी है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। फंड की कमी, कोविड-19 के दौरान लगभग 1 लाख SHG संचालन बंद। सदस्य प्रशासनिक कौशल में दक्षता की कमी, को प्रबंधन की समस्या संभावना बढ़ जाती है। शिक्षा जागरूकता की कमी से विषमता पैदा होती है। अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। कम प्रतिफल, अकुशल प्रबंधन, उत्पादन की उच्च लागत, गुणवत्ता की कमी, विपत्ति, वित्तीय संसाधनों का सहयोग रही हुई है। नौकरशाही और इसके दुरुपयोग व इसके राजनीतिक अनादि। ठीक है, अच्छा लिखा है। समाधान क्या होगा, SHG को पंजीकृत करवाया जाना चाहिए। नाबार्ड आदि जैसी संस्था द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाया जाना, ठीक करवाया जाता है। सेकंड, SHG के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम, ठीक है। सदस्य प्रशिक्षण और कौशल पर विकास बल, ठीक है। शिक्षा जन जागरूकता का विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक विचारधारा को उन्मूलन करना, विपणन प्रशिक्षण देना। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी ना इस टाइप पॉइंट लिखते हो, जैसे मान लो कि बिहार के केस स्टडी लिख दिया, अगर ऐसे लिखते हो ना तो मतलब ऐसे नॉर्मल पॉइंट अगर आपको देखो टॉपर की तरफ मूव ऑन करना कि आपको टॉपर बनना है, तो यही पॉइंट आप जैसे मान लो कि यही किया, तो भाई कि कहाँ पे अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो लिख दो। ठीक है, तो वो बहुत कैसे किया जाए, कोई प्रोग्राम याद हो तो ये पॉइंट लिखने लग जाओगे, ऑटोमेटिक आपके नंबर बढ़ जाएंगे। सरकार द्वारा संदर्भ में वित्त पोषण सुविधा सुधार के लिए से बैंकों को PSL में शामिल किया, साथ ही कौशल विकास योजना के तहत उनके प्रशिक्षण पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो अश्विन बहुत अच्छा लिखा आपने। ठीक है, बहुत इम्प्रूवमेंट भी है, क्वेश्चन की डिमांड आप पहले की कंपेरिजन में अच्छा एड्रेस भी कर पा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नीति आयोग के उद्देश्य व संरचना की व्याख्या कीजिए। इसके उद्देश्य बताना है, इसका कंपोजिशन बताना, कैसे किन किन से मिल के बनी है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या है, अचीवमेंट आपको बतानी है। क्वेश्चन की 3 डिमांड है इसमें। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कार्यकालीन संकल्प से 1 जनवरी 2015 को की गई, जिसका उद्देश्य सहकारी संघवाद, अधिकतम अभिशासन और न्यूनतम शासन, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। नीति आयोग की संरचना थोड़ा मेरा मानना है, थोड़ा ध्यान दो उद्देश्य को, थोड़ा अगर आप इंट्रोडक्शन दे तो उद्देश्य को अलग से शो करो, क्योंकि मेन क्वेश्चन की डिमांड है, ये चीज़ याद रखना। उसमें इंट्रोडक्शन में मत दूसरा इसको, उद्देश्य को थोड़ा अलग दिखाइए आप। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, कानूनी काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के राज्यपाल, क्षेत्रीय परिषदें तो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। सदस्य कुछ खाली सदस्य, भाषा का सचिव रहेंगे मंत्री द्वारा नियुक्त CEO। अब देखो ये नहीं ये गलती मत कीजिए उद्देश्य को पहले लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन की जैसे देखो एक हमेशा याद रखिए, जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी फॉर्म में तुम्हारा आंसर आना चाहिए। सबसे पहले उद्देश्य आएगा, फिर संरचना आएगी, फिर उसके बाद में उपलब्धि आएगी। ये चीज़ याद रखना अश्विन, इस तरीके से गलती मत करो। सहकारी संघवाद की अवधारणाओं पर बल है। साझा राष्ट्रीय मुद्दों में राज्यों की सहभागिता, तकनीकी तथा विशेष सहायता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों की सलाह को जमीनी स्तर पर लाना, कार्यक्रमों पहलों को बेहतर क्रियान्वयन और संतर निर्माण पर बल, अंतर विभागीय अंतर क्षेत्रीय विकास एजेंडे तो प्लेटफॉर्म, नीति निर्माण में केंद्रीकरण। ठीक है, उपलब्धियाँ क्या रही है, संघ राज्य बेहतर कर रहा है, इसकी रणनीति थोड़ा ना बताओ, कार्य जो किया है इन्होंने, ऐसे पॉइंट मत लिखो, जो इफेक्टिव वर्क किया है, जैसे कृषि स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार हो रहा है, अटल नवाचार, हाँ ये हुई ना बात, ऐसी चीज़ें लिखो, कुछ एग्जाम्पल लिखे, ये चीज़ याद रखना। सतत विकास राज्य लक्ष्य निगरानी, राज्य व जलवायु सूचकांक आदि का विकास। ठीक है, ये हुई ना बात। कृषि क्षेत्र शून्य बजट प्राकृतिक खेती बढ़ावा, ग्राम भंडार योजना की संकल्पना, ये हुई ना अच्छी बात। ऐसे पॉइंट लिखिए। नीति आयोग ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये देश के भविष्य के लिए नीतियाँ बनाने और जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय रूप से शामिल है। ठीक है, क्या समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है? हाँ, क्यों नहीं मानी जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका एस्टिमेटेड 30 मेंबर होते हैं, लोकसभा के ही होते हैं, मंत्री को इसका वो नहीं होता है, सब ऐसी। चलो ठीक है, क्यों उपयोगी मानी जाती है पहले तो आपको लिखना पड़ेगा। भारतीय संसद के सदस्यों से बनी समिति जिसका एक अध्यक्ष होता है को संसदीय समिति कहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति संसद के सदस्यों और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संसदीय समितियाँ 2 प्रकार की होती है, स्थायी समितियाँ लोकलेखा, ठीक है, प्राक्कलन होती है।
सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित भी होती है, ये चीज़ भी याद रखना। अस्थायी समितियाँ तथा समितियाँ विशेष उद्देश्य होती है। संसदीय समिति के कार्य क्या होते हैं, ये आपको क्या बताना था इसमें। संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है। क्या संसदीय समिति संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है? हाँ, किस प्रकार, सोचना बताओ। विधायक विधान में मदद करना, मंत्रालय मांग अध्ययन, व्यय की जांच करना, भ्रष्टाचार के मामले जांच करना आदि। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य लोकसभा से परिवर्तन चुनाव देश स्पीकर द्वारा निर्वाचित। प्राक्कलन समिति कार्य क्या होता है? बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना, सार्वजनिक व्यय में सुझाव देना, सरकारी प्रशासन दक्षता की वैकल्पिक नीतियों का सुझाव करना। यह जांच करती है क्या धन अनुच्छेद अनुमान निहित नीति की सिफारिश को भीतर है। ठीक है। प्राक्कलन समिति सीमाएँ क्या है? बजट अनुमान शक्ति निरपेक्ष नहीं, मतदान के बाद ही जांच कर सकती है, पहले नहीं। ठीक है। ये सिफारिश सलाहकारी और गैर बाध्यकारी होती है। संसद की नीति पर सवाल उठाने की शक्ति किसी समिति को नहीं है। एक वर्ष में सभी विभागों की जांच नहीं करती, कई वर्षों में आकलन हो पाता है। इनकी बैठकें निरंतर नहीं हो पाती, तकनीकी विशेषज्ञता की भी कमी है। समिति की भूमिका का विवेचना कीजिए। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव बताया। ठीक है, अच्छी बात है। वे फॉरवर्ड जरूर बताओ। उपरोक्त के बावजूद यह समिति प्रश्न सवालों में वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण बनाए रखती है तथा जनता के धन और अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप इसका सॉल्यूशन भी बता सकते थे। भारतीय राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है? बहुत निर्मल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक है, जहाँ देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारतीय राष्ट्रपति होगा वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचन संपन्न कराया जाता है। इसके निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्य निम्न हैं। संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित होती है, जिसमें वोटों का कुल प्राप्त करना आवश्यक होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए विधायकों सांसदों के मत मूल्य में साम्यता बरती जाती है। ठीक है। विधायक के मत का मूल्य, ठीक है, अच्छा है। सांसद का मत मूल्य, ठीक है। इसके उपयुक्त उद्देश्य के लिए वर्ष 1931 में जनगणना के ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्ताव 50 समर्थन जो होना चाहिए, जब राशि सामान्य है। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को रेता क्रम में दिया जाता है। प्रथम गणना में अगर कोई उम्मीदवार मत मूल्य बाद निर्वाचित घोषित हो जाता है, यदि कोई नहीं पाता तो अंतिम प्रस्ताव वोट प्राप्त कर उम्मीदवार के चरणों से हटा दिया जाता है तथा उनके वोटों को द्वितीय रेता गणना की जाती है। ठीक है। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय चुनाव में भारत को अपनी पहली अधिवेशन में, ठीक है, कोई नहीं। भारत में एक राष्ट्रीय चुनाव की अवधारणा को अपनी संभावना है, पॉजिटिव, सीमाएं हैं, नेगेटिव। बस परीक्षण कीजिए। तो परीक्षण करने मतलब आपको बताना ही है पॉजिटिव नेगेटिव, पर आखिर बताना कि हाँ कौन सा ही चीज़ में सही रहेगा। चुनाव सुधार सभी सुधार जननी है। आम चुनाव के अनवरत चक ने विधायकों के राष्ट्रीय चुनाव की ओर सोचने पर मजबूर किया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश में राष्ट्रीय चुनाव पर गठित की गई। संभावना है क्या है? योजना लागू होने से रोजगार पर बहुत कम, चुनावी खर्च कम होगा। अर्धसैनिक बलों की हमेशा किसी न किसी क्षेत्र तैनात में कमी होगी। सरकारी मशीनों का दुरुपयोग कम होगा। चुनाव के कारण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है, उसमें समयबद्धता होगी। अधिक रचनात्मक कार्य के लिए राजनेता को अधिक समय प्राप्त होगा। चुनाव आयोग की दक्षता में सुधार होगा। शासन की समस्या का समाधान होगा। थोड़ा इसमें जरूर आचार संहिता वाली बात जरूर लिखना चाहिए। तो बार बार आचार संहिता लगती रहती है, उससे तो विकास कार्य बाधित होते हैं। ठीक है। एजुकेशन पे भी प्रभाव पड़ता है, बच्चों की टीचरों को उनको लगाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। सीमाएँ सभी राजनीतिक दलों की राजी करना चुनौतीपूर्ण। संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। कई राज्यों को समय घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसमें संघीय विवाद उत्पन्न होंगे। चुनाव की स्वतंत्र मशीनें उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय चुनाव के कारण क्षेत्रीय मुद्दों को दरकिनार किया जा सकता है। किसी दल की लोकप्रियता का लाभ किसी अन्य उम्मीदवार को प्राप्त हो सकता है। भारतीय समाज में शिक्षा में जागरूकता की कमी है। तत्काल आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दलों को एक आम मंच पर आना चाहिए, जिनके राय जुटाना, सभी मसलों को हल करने पर ध्यान देकर एक राष्ट्रीय चुनाव को लागू करना चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत के विकास कैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट बताना आपको हमेशा याद रखो। क्वेश्चन की डिमांड बहुत, डेवलपमेंट भाई कब, जब पहली बात कब आई बात इसकी, फिर कब ये जाके पूर्ण रूप से विकसित हुआ केशवानंद भारती केस में, फिर इसका प्रभाव बताना आपका, इसका प्रभाव कैसे रहा, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा। भारतीय न्यायपालिका द्वारा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत 1973 में केशवानंद भारती बाद में संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा लगाने के लिए प्रतिबंधित किया गया। संविधान मूलभूत संरचना संशोधन संसद रोकना था। ठीक है। दूसरे सिद्धांत का विकास किया संकरित प्रस्ताववाद है, ये होना अच्छी बात। संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान मंजूरी के तहत संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह बना राजस्थान राज्य द्वारा संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति संसद के पास है, एकदम सही बात है। गोलकनाथ संसद मूल अधिकारों में 368 अनुच्छेद के तहत समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है। 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद अनुच्छेद 63 के तहत मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित कर सकती है।
के सोनाथ भारतीय के संसद मौलिक अधिकारों संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना में नहीं। मिनिमम संबंध में इसकी पुष्टि की गई। ठीक है, कुछ बुनियादी संरचना के तत्व: संसदीय गणतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका स्वतंत्रता, ये सब इंट्रोडक्शन में लिखो। यहाँ पे अलग से मत लिखो। प्रभाव क्या रहा है? संविधान की आत्मा की रक्षा होती है, विधायक का कार्यकाल में संतुलन रहता है, संवैधानिक सुरक्षा पर आधारता, व्यक्ति का अधिकारों की रक्षा, भी संतुलन बनता है, संघीय व्यवस्था लोकतंत्र। नहीं, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताओगे, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। बुनियादी संरचना का सिद्धांत न केवल संवैधानिक मूल्य की रक्षा करता है, बल्कि संविधान की मूल भावनाओं का अनुसरण भी करना है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखो, ठीक है भाई, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसका पालन होना भी चाहिए, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है, इससे न्यायपालिका की शक्ति बढ़ जाती है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो ऐसा ये कि पॉइंट ही आप जरूर लिखिए, परंतु आप एक चेतावनी के रूप में लिख सकते हैं। इससे क्या, न्यायपालिका स्तर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो विधायिका का शक्ति कम हो जाती है। पर डेमोक्रेसी में भाई सबाइश बात है, लोगों के द्वारा जो चुनेगी उनको ज़्यादा शक्ति मिलनी चाहिए ना, तो वो थोड़ा चीज़ ध्यान दीजिए इस पर, वो चीज़ हमेशा ध्यान रहना। अच्छा लिखा है, क्वेश्चन की डिमांड आप समझ पा रहे हो, ठीक है। और देखते हैं अश्विन ने क्या क्या लिखा। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए। आर्टिकल बताने हैं आपको, जीएसटी वीएसटी सारी चीज़ें कितना भी। वित्तीय संबंध, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वर्णित है, जो संघीय ढांचे में केंद्रीय राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण और उपयोग शामिल है। वित्तीय संबंधों के प्रमुख पहलू क्या क्या होते हैं? कर राजस्व का विभाजन, संघ सूची पर केंद्र व राज्य सूची पर राज्य, समूह सूची पर दोनों, आरोपित वस्तुओं सेवा कर भी। अनुदान, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर विकास व अन्य परियोजनाओं के लिए ऋण, राज्य सरकार केंद्र सरकार से ऋण लेती है, राज्यों की ऋण की गारंटी भी लेती है। वित्त आयोग, ये भी आर्टिकल है, थोड़ा आर्टिकल लिख लो ज़्यादा चलेगा। अनुच्छेद 280 वित्तीय संसाधन कर राजस्व अनुदान की सिफारिशें करता है। नीति आयोग वित्तीय संसाधन आवंटन में मुख्य भूमिका निभाता है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से। चुनौतियाँ, वित्तीय संसाधन आवंटन में असमानता, विवाद, राज्य द्वारा आरोप, अनुदान में विलंबन, राजनीतिकरण अहम समस्या है। वस्तु में सेवा कर कई वित्तीय असमानता को कम किया है, साथ ही नीति आयोग और वित्त आयोग के सफल क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने में सहायता करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रभाव और भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रभाव और भूमिका का समालोचनात्मक बात है राजनीतिक व्यवस्था में, याद रखना। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो चुनाव लड़ने व सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के और सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? लोकतंत्र के आवश्यक स्तंभ है, चुनाव प्रक्रिया में जनता हितों में अधिकारों का नेतृत्व, विधि निर्माण संशोधन में भूमिका, राजनीतिक शिक्षा में सहयोग संचालन करते हैं, जनता सरकार के मध्य सेतु कार्य समन्वय। ठीक है, हित स्पष्टीकरण व हित संवाहन होता है, चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्ति, जन जागरूकता, समाजीकरण, निधि निर्माण, राजनीतिक भर्ती, महिला सशक्तिकरण में योगदान होता है। चुनौतियाँ, पार्टी के बीच विकल्पहीनता की स्थिति, वंशवाद की चुनौती, दलों में लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार का आरोप भी। क्या क्वेश्चन था? ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था है जो अपने अपने तरीके से राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। वह कार्यपालिका विधायक का समन्वय नीति निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, थोड़ा पैराग्राफ फॉर्मेट लिखते ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, आपने लिखा है। अब देखो, हमेशा ध्यान से समझना कि आपने इसमें ठीक लिखा, पर कुछ क्वेश्चनों में मोर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। थोड़ा वहाँ पे आप फैक्चुअल पॉइंट लिख के भाग जा रहे हो, वो ऐसा नहीं होता, थोड़ा वहाँ पे रेफरेंस दीजिए। ठीक है, ठीक है, बोला ओवरऑल ठीक है, आप क्वेश्चन की डिमांड समझने लग गए हो। दूसरी बात, आप पॉइंट लिख रहे हो, परंतु मेरा मानना है कि थोड़ा सा और एडवांसमेंट बनना, जहाँ पे आर्टिकल्स लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, केस लॉस लिख सकते हो। ठीक है, और जहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, नीड मोर अंडरस्टैंडिंग फॉर पॉलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान समझिए। ठीक है, अच्छा है, इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है और आगे अच्छा हो जाएगा, अभी टाइम अच्छा खासा। ठीक है, अब शिवम की कॉपी चेक करते हैं अपन।
मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित वाद विवाद को स्पष्ट करते हुए कि भाई वाद विवाद क्यों है इसमें, इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है, इसे स्पष्ट करें। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए जरूरी नहीं संविधान के द्वारा विशेष रक्षण पर होता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। भाग भी जरूर लिख दो, भाग 3। चलो, संशोधित मुद्दा संकरी प्रसाद वाद 1950 मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं। सज्जन सिंह के 1965 मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं। गोलकनाथ के 1967 संसद संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। भविष्य आरोहण के सिद्धांत भविष्य में संसद ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार संशोधित करे। संसद द्वारा 2400 संशोधन पारित तो अनुच्छेद 13(2) में संविधान संशोधन करना होने का कारण बताए। अनुच्छेद 13(14) जोड़ा मौलिक अधिकार संशोधन बनाए गए। केश आनंद भारती के 1973 24 संविधान संशोधन से स्वीकारा मौलिक अधिकार संशोधनीय है किंतु मूल ढांचा प्रभावित न हो, उच्चतम न्यायालय इसका निर्णय करेगा। मौलिक अधिकार संशोधनीय विशेष बहुमत द्वारा संभव है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों के संशोधन की स्थिति स्पष्ट है, जैसे हाल ही में न्यायालय ने अनुच्छेद 317 के निजता के अधिकार के मामले में भी स्पष्ट किया। ठीक है, आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संकल्पना से क्या समझते हैं? पहले क्वेश्चन की डिमांड ये है, किसके परिधि में गणना वाक एटीफी जाता है? ये पेशे का क्वेश्चन है 2016-17 का। बाद में फिल्म अभिव्यक्ति के रूपों में तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है? 3 है क्वेश्चन का डिमांड, ध्यान से समझना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंटरनेट हाव लिखित मौखिक रूप में स्वीकार है, जिसके तात्पर्य सभी नागरिकों को अपनी बात कहने की आज़ादी है। बाकी नीति नहीं है, ऐसे कुछ व्यक्तिगत प्रतिबंध भी है। देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, विभिन्न देशों के साथ संबंध, आपातकाल, सामाजिक व्यवस्था। नहीं, हमेशा स्वयं ये याद रखिए, ये क्वेश्चन की डिमांड है, इसको आप मेन बॉडी में ही लिखोगे, ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन में आप इसको लिख दोगे। नो, ठीक है, थोड़ा ये चीज़ ध्यान दीजिए। जहाँ तक गणना वाक का सवाल है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूर्णतः हिस्सा नहीं है। इस पर लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय के अवमानना के अंतर्गत युक्त निबंधन लगाए जाएंगे एवं भारतीय दंड संहिता 1860 में भी इसे अपराध माना गया है एवं सूचना के अधिकार अधिनियम में भी गणना फैलाने वाले अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। सिनेमा भी अभिव्यक्ति का एक अलग माध्यम है, जिसमें प्रवाह समाज पर कहानी, नृत्य, गीत, संगीत आदि के द्वारा अन्य माध्यमों से इसे पढ़ता है। इसे शिक्षा का उपकरण, कला की अभिव्यक्ति के रूप में, लैंगिक समानता स्थापित करने के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसे दंगल का एक डायलॉग, गोल टू गोल्डी होए छोरा लावे छोरी, जिसका प्रभाव किसी भी लैंगिक समानता वाले व्यक्ति के ज़्यादा पड़ा। अपने दोहरे उपयोग के कारण सिनेमा अभिव्यक्ति के साधन के रूप में अन्य सभी से भिन्न बना हुआ है। सिनेमा चूंकि गणना इस्पात विचारों का दर्शक अभिव्यक्ति को रोकने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन किया गया, जिसने समय समय पर PK जैसी फिल्मों पर उठे मुद्दों को हल किया। साथ ही कहा जा सकता है कि वाक्य व्यक्ति स्वतंत्रता संकल्पना के जटिल अधिकार के रूप में अपने कई अधिकारों को समेटे है, जिसे समय समय से न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जाता है। एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं, ये नहीं आता है, ठीक है। ये अपने थोड़ा बाद में फिल्म अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों, ठीक है। तो आपने उसको दो एग्जाम्पल देके समझाए, ठीक है, अच्छा बात है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है, चर्चा कीजिए। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के अधिकार हैं जो उसके भौतिक व नैतिक विकास में सहायक हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। न्यायिक उल्लंघन की शक्ति है किसी मौलिक अधिकार के विरुद्ध बनाए के संदर्भ में, किसके तहत होता है, थोड़ा आर्टिकल मेंशन कर दो, केस लॉ। रीट जारी करने की शक्ति, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार से उल्लंघन 5 प्रकार रीट जारी करता है। बंदी पति रक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा। जय भीम फिल्म में दलितों का अधिकार उल्लंघन पर जारी बंदी पति रक्षण। मौलिक अधिकार प्रवर्तन का अधिकार है, उल्लंघन केस में प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा। अधिकार उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। मैं फिर बता रहा हूँ, आप भी आर्टिकल और केस लॉ जरूर लिखिए। अंतिम न्यायालय के रूप में जहाँ एग्जाम्पल हो वो लिखिए, जैसे आपने मूवी वाला डाला। अंतिम न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बाध्य हैं। सार्थक कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, अपील के रूप में अंतिम निर्णय भी सुरक्षित रखता है, ठीक है। कोयलों के 2007 में क्या निर्धारित किया गया? पहली डिमांड क्वेश्चन की न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान में आधिकारिक संरचना का महत्व का विषय है। दूसरा क्वेश्चन डिमांड मतलब कोयले के 2007 भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरावलोकन मूल संरचना से जुड़े ऐतिहासिक निर्णय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे फिर इसमें क्या पूछा है? तो डायरेक्ट यहाँ पे आना था आपको, इसको विस्तारित मत करो, उसको ज़रूरत ही नहीं है।
मौलिक अधिकार न्यायिक पुनर्गठन दोनों मूल ढांचे के साथ संशोधनीय नहीं है। नवीन शिक्षण विषयों को न्यायिक पुनर्गठन जो ठीक है, लेकिन उन्हीं विषयों का न्यायिक पुनर्गठन जो मूल ढांचे के साथ ठीक है। आधारिक महत्व क्या है इसका? संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार की रक्षा, लोकतंत्र अधिकारों का संतुलन, संविधान के मूल ढांचे की रक्षा, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता। भारतीय न्यायिक पुनर्वलोकन भारतीय संविधान की आत्मा है। कोयले के संसद के निर्णय निश्चित करता है कि न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए प्रहरी बनी रहे। ठीक है। क्या भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित तानाशाह है? देखो, आपको ये बताना है कि है तो डेमोक्रेटिक रूप से चुना हुआ व्यक्ति होता है, पर जब सारी शक्तियाँ अपने केंद्र में आ जाती है, पावरफुल बन जाता है, तब ये चीज़ होती है। पर तो आप आखिर में डिनाई करोगे, ऐसा नहीं है। संसदीय परंपरा में हमेशा विधायिका का ही महत्व होता है। यदि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, उसकी काफ़ी व्यापक शक्ति है, फिर भी उसने निर्वाचित तानाशाह कहना उचित नहीं होगा। आप जजमेंट पे मत जाइए, अभी आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ध्यान समझना। ये आप आखिरी में बोलो, कंक्लूजन में बोलोगे, ये चीज़ याद रखना। वस्तुतः ताना की शक्तियाँ सीमित होती हैं, सभी प्रकार नियंत्रण मुक्त होता है, लेकिन भारतीय प्रधान शक्तियाँ पर कई सीमाएं संविधान आरोपित की। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। क्या भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित तानाशाह? तो आप बताओगे कौन सी स्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है, फिर आप बताओगे नहीं, फिर आप उनको काउंटर करोगे, नहीं ऐसा है, ये अगर ऐसा है तो देखो ये यहाँ पे ये है। थोड़ा समझिए, आप क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझे। लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया की भूमिका, ये बाद में आएगा। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कब वो तानाशाह बन जाता है। मूल्य अधिकार निर्देशित तत्व, विपक्षी दल की भूमिका, देश के राजनीतिकरण समीकरण, नेता गठबंधन की सरकारें, नियतकाल चुनाव की व्यवस्था, विभिन्न चुनाव आयोग में। आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं। थोड़ा आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ें जो प्रतीत होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को साइड में करके सिंगल व्यक्ति डिसीजन ले रहा है। ठीक है, तो वो उस टाइम में ऐसा लिखो, मंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है, वही व्यक्ति 18 जब चाह रहा है, तब लगता है कि हाँ तानाशाह ऊपर। तो आपको पहले बताना पड़ेगा, फिर आपको काउंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। मान्यवादी भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है। चर्चा कीजिए, होता है तो कैसे होता है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 176 के अनुसार मान्यवादी भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार सोच कानून अधिकारी होता है। विधि सलाहकार भारत मुख्य कानूनी मामलों में सलाह, शीर्ष न्यायालय भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। संसदीय कार्यपालिका न्यायपालिका महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सलाह। ठीक है। सीमाएं सरकार के खिलाफ मुकदमे में हिस्सा नहीं, निजी प्रैक्टिस कर सकता है किंतु सरकार के खिलाफ नहीं। इसका कह सकते हैं भारत सरकार की प्रतिनिधि अधिकारियों की मान्यवादी भारतीय विधि प्रणाली सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। ठीक है, सीएम थोड़ा बहुत, जहाँ मैं फिर बता रहा हूँ, आप दोनों का एसवीएन का मैं दोनों को भी चेक किया। आर्टिकल जरूर मेंशन कीजिए पॉलिटी का आंसर में। देखो, अच्छे नंबर पाने तो ये चीज़ करना पड़ेगा। केस लॉ जरूर मेंशन कीजिए, रिसेंट के एग्जांपल जरूर डालिए। ठीक है, और थोड़ा सा मैच्योरिटी जरूरी है, थोड़ा अंडरस्टैंड। जैसे प्रधानमंत्री वाला तानाशाह, ठीक है, तानाशाह रूप कौन से दिखाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा वो ध्यान दीजिए। ठीक है, ओवरऑल आप लोग सही कर रहे हो, बस पीवाई के लिखते रहिए, चेक करवाते रहिए। ठीक है, डिले के लिए सॉरी, वो थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू, कोई नहीं। चलो, पर मैं ये मान के चलो कि ज़्यादा भी डिले नहीं होगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, पर हाँ ये है कि कॉपी ज़रूर चेक होगी, ऐसा नहीं कि कॉपी चेक ही नहीं हो रही, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।